नमस्कार साथियों हमारी ये 14वीं वीडियो है 2020 के प्रश्न पत्रों के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न पत्र। पहला प्रश्न है, संज्ञानात्मक कौशल क्या है? संवेगों को नियंत्रित करने का कौशल, या दूसरों की सहायता करने की इच्छा शक्ति, या फिर आलोचनात्मक चिंतन में संलिप्तता, या फिर सुनने की क्षमता एवं तदनुभूति। तो जो संवेगात्मक जो हमारी ये संज्ञानात्मक कौशल होते हैं साथियों ना, तो ये क्या होते हैं, ये हमारे जो है मस्तिष्क की वो क्षमताएं हैं जो हमें सोचने, पढ़ने, सीखने, याद रखने या फिर ध्यान केंद्रित करने की ओर आकर्षित करते हैं, तार्किक रूप से निर्णय लेने में मदद करते हैं हमें, है ना? तो अब इसमें क्या है, पहला है संवेगों को नियंत्रित करने का कौशल। तो जो संवेगों को नियंत्रित करने का कौशल होता है, ये भावनात्मक कौशल के अंतर्गत आता है साथियों। तो ये तो गलत हो गया, हमारा सब संज्ञानात्मक कौशल नहीं हुआ ना। दूसरा हमारा है दूसरों की सहायता करने की इच्छा शक्ति। तो जो ये दूसरों की सहायता करने की इच्छा शक्ति है, ये सामाजिक और नैतिक कौशल का हिस्सा है, तो ये भी संज्ञानात्मक कौशल में नहीं आया। फिर है आलोचनात्मक चिंतन में संलिप्तता। ठीक है, तो आलोचनात्मक चिंतन या की जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है, क्रिटिकल थिंकिंग ना, क्रिटिकल थिंकिंग, तो वो क्या होती है? क्रिटिकल थिंकिंग मतलब कि ये पूरी तरह से एक एक जो है संज्ञानात्मक प्रक्रिया होती है। ठीक है, संज्ञानात्मक कॉग्निटिव प्रोसेस होती है ये। तो इसमें सूचना का विश्लेषण, फिर उसका इवैल्यूएशन या मूल्यांकन करना, ठीक है, और फिर से गहराई से जो है डीपली उस पर विचार करना, ये सब जो है उसमें शामिल होता है। तो उसके अंदर ये आलोचनात्मक चिंतन संलिप्त रहता है। तो संज्ञानात्मक कौशल का एक पक्ष है आलोचनात्मक चिंतन। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, अगर बात करें इसकी सुनने की क्षमता एवं तदनुभूति, तो सुनने की क्षमता तदनुभूति तो पारस्परिक और सामाजिक कौशल के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तंभ अ का मिलान स्तंभ ब से कीजिए। तो स्तंभ अ है शारीरिक विकास, मानसिक विकास, नैतिक विकास और सामाजिक विकास। स्तंभ ब में दिए हैं नैतिक कहानियाँ, खेल एवं व्यायाम तथा भाषा और गणित और समूह कार्य। तो शारीरिक विकास का संबंध किससे साथ है? यहाँ देखेंगे अगर हम, शारीरिक संबंध का किससे है? खेल और व्यायाम से। ठीक है, तो इसको अगर हम मान लेते हैं, फर्स्ट का है सेकंड, बी है ना, ए का क्या है, ये बी है। इसके बाद सेकंड मानसिक विकास, तो मानसिक विकास को अगर देखें हम, तो ये किस में जा रहा है? आपका नैतिक कहानियां, भाषा और गणित, किस में जा रहा है? भाषा और गणित में जा रहा है ना? मानसिक विकास तो उसी से होगा ना, भाषा से और गणित से। अगर नैतिक विकास देखें तो सीधे नैतिक कहानियों पर आ रहा है, तो ठीक ही हो गया, ये आ जाएगा इसका, है ना? और उसके बाद अगर हम देखें लास्ट सामाजिक विकास, तो समूह कार्य में आ रहा है। ठीक है, यानी कि ये क्या आ रहा है आपका? सेकंड, उसके बाद ये आ रहा है, हम्म, इसमें खैर जो भी हमने मिलान कर लिया, ये मिल रहा है। ये इसका ऑप्शन सी है साथियों, आंसर क्या है? सी है, सेकंड फोर्थ इसका। ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट चलते हैं, मानव व्यवहार संज्ञानात्मक, व्यवहारात्मक तथा पर्यावरणीय निर्धारकों के बीच सतत अंतःक्रिया का प्रतिफल होता है। यह किस मनोवैज्ञानिक द्वारा सीखने के सिद्धांत में स्पष्ट किया गया है? तो जो इसमें ऑप्शन है जीन पियाजे, ब्रूनर और अल्बर्ट वेंडोरा एम बी एफ स्किनर ना। तो जो जीन पियाजे, हमने कई बार बात कर लिया जीन पियाजे के बारे में कि इन्हें जो है संज्ञानात्मक विकास का जो है सिद्धांत दिया था ना। तो जो अपने का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। जो ब्रूनर है, ब्रूनर ने जो है आपका संज्ञानात्मक अधिगम का खोज का सिद्धांत दिया था। ठीक है, और बी एफ स्किनर इसने क्रिया स्वतः अनुबंध सिद्धांत दिया था, ये भी हम जानते हैं। अब रह गया ये जो हमने नहीं सुना था, अल्बर्ट वेंडोरा।
ना। तो अल्बर्ट बेंडूरा ने जो है अपने सामाजिक शिक्षण सिद्धांत, ठीक है, सोशल लर्निंग थ्योरी जो थी उनकी, सोशल लर्निंग थ्योरी, सोशल लर्निंग थ्योरी, थ्योरी, ठीक, इसमें स्पष्ट किया है इन्हें कि मानव व्यवहार जो ह्यूमन बिहेवियर होता है वो व्यक्ति के संज्ञानात्मक, व्यवहारात्मक और पर्यावरणीय कारकों के बीच होने वाली निरंतर अंतःक्रिया का परिणाम होता है या प्रतिफल होता है, ठीक है। तो ये किसने कहा था? ये कहा था आपका अल्बर्ट वेंडुरा ने। तो हम ऑप्शन सी को बिल्कुल सही का कह देंगे, ठीक है। इसको इसको जो है त्रिकोणीय पारस्परिक अंतःक्रियाशीलता भी कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना, कभी कभी आ भी सकता है। त्रिकोणीय, ठीक है, अंतः क्रियाशीलता, अंतः क्रियाशीलता, ठीक है, ठीक, त्रिकोणीय पारस्परिक अंतः क्रियाशीलता। तो ये उसका हमारा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों को जो कुछ सिखाया जाए उसकी आवृत्ति की जाए, उसे दोहराया जाए और समय समय पर उसका उपयोग किया जाए। ये थॉर्नडाइक के कौन से नियम से संबंधित है भाई? देखो, प्रभाव का नियम तो प्रभाव छोड़ेगा ना, तो मतलब ही नहीं है। यहाँ बात किया जा कर रहा हो, सिखाया जाए उसके बाद आवृत्ति, आवृत्ति माने बार बार, ठीक है, आवृत्ति की जाए फिर दोहराया जाए और समय समय पर उसका उपयोग किया जाए। तो ये अभ्यास का नियम हो रहा है। क्या हो रहा है? अभ्यास। और तत्परता भी नहीं, तत्परता तटस्थता हो गया, तो वो तटस्थता तो मतलब ही नहीं आ रहा है इसमें, प्रभाव भी नहीं पड़ रहा है, अभ्यास का नियम हो रहा है। क्या है? अभ्यास का नियम। तो जो है अभ्यास का नियम, जो लॉ ऑफ एक्सरसाइज है, इस नियम के अनुसार क्या होता है? किसी कार्य को बार बार दोहराने, ये या उसकी आवृत्ति बार बार करने और उसका उपयोग करने से वो दृढ़ हो जाता है, पक्का हो जाता है, मतलब दृढ़ माने पक्का हो जाता है, और जो है उसे फिर इंसान भूलता नहीं है दोहराने पर, ठीक है। तो ये अभ्यास का नियम, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। थॉर्नडाइक का ये सिद्धांत है। प्रभाव का नियम भी निकाय है, अभ्यास का नियम भी, तत्परता, तीनों सिद्धांत आर द थ्योरी ऑफ थॉर्नडाइक्स, ठीक है, थॉर्नडाइक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्मृति स्तर के सीखने में अंतर्निहित चार प्रक्रियाओं का क्रम है, ठीक है। तो जो स्मृति लेवल है, लर्निंग लेवल हमारा, उसके सीखने में अंतर्निहित जो अंतर्निहित है उसमें चार प्रक्रिया है, वो उनका क्रम, क्रम मतलब इन सीक्वेंस, सीक्वेंस में कैसे रहेंगे वो, ठीक है, सीक्वेंस में, ये पूछा जा रहा है। तो पहला है कि जो है प्रत्यक्षीकरण। ये पेपर शायद मोड़ा होगा तो पूरा आया नहीं रहा। प्रत्यक्षीकरण, पहचान, धारणा और प्रत्यास्मरण। तो प्रत्यक्षीकरण क्या होता है साथियों? प्रिसेप्शन जो होता है, ये पहला चरण होता है। तो दिख रहा है तुम्हें चारों में प्रत्यक्षीकरण, ये तो है ही है ना। तो फर्स्ट स्टेप है जहाँ हमारा मस्तिष्क क्या करता है, अपनी इंद्रियों की मदद से किसी भी जानकारी को ग्रहण करता है, ठीक है। तो प्रत्यक्षीकरण तो हमारा पहला आ गया। उसके बाद गहराई, पहचान, ठीक है। तो जो रिकॉग्निशन होता है वो सामने प्रस्तुत विकल्पों में से पहले से सीखी हुई सही वस्तु या उत्तर को पहचानना है। तो प्रत्यक्षीकरण के बाद सीधे से पहचान तो आएगा नहीं। उसके बाद प्रत्यक्षीकरण, हमारे दिमाग ने उसे जो है ग्रहण किया, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद रिटेंशन होगा, धारण करना, ठीक है। तो प्राप्त की गई जानकारी को कुछ समय के लिए हमारा मस्तिष्क स्मृति में सुरक्षित रखता, ठीक है। तो रिटेंशन हो गया साथियों। कॉल आ जा रही है बार बार बीच में कहीं पर, तो दिक्कत हो जाती है बीच में, तो वो उसका फ्लो टूट जाता है बात करने का। इसके बाद है पहचान, है ना साथियों। तो पहचान जो होता है, तो पहचान आ रहा है, पहचान धारण करने में सीधे पहचान तो आएगा नहीं, यानी कि पहले, उससे पहले प्रत्यास्मरण होगा ना, प्रत्यास्मरण होगा। तो अब हमने देखा, पहले प्रत्यक्षीकरण है, प्रत्यक्षीकरण के बाद धारण करना सही है हमारा, धारण के बाद प्रत्यास्मरण आएगा। प्रत्यास्मरण इसमें नहीं, ये है डी में, प्रत्यक्षीकरण, फिर धारण करना, फिर प्रत्यास्मरण करना, और उसके बाद पहचान, रिकॉल भी हो गया, और उसके बाद जो है आपका पहचान भी हो गया, ठीक है, रिकॉग्निशन। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अगले विषय में। अब हिंदी विषय से प्रश्न है, व्याकरण क्या है? तो ऑप्शन है आपके पास, भाषा की संरचना का विश्लेषक शास्त्र, भाषा के सौंदर्य पक्ष का विश्लेषण करने वाला शास्त्र, भाषा का विकास दिखलाने वाला शास्त्र, या उपयुक्त सभी, ना। तो व्याकरण क्या है? व्याकरण भाषा का सौंदर्य, सौंदर्य से तो मतलब ही नहीं होता व्याकरण का। भाषा का विकास, देखो विकास, डेवलपमेंट,
ऑफ लैंग्वेज ये भी नहीं होता, उपयोग सभी हो ही नहीं पाएगा जब ये दो नहीं है। तो इसका मतलब रहा भाषा की संरचना का विश्लेषक शास्त्र, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज। ठीक, तो उस कैसे स्ट्रक्चर बना है भाषा का वो सब बताता है हमें, ग्रामर बताता है, व्याकरण। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पश्चिमी हिंदी की बोली है इनमें से कौन सी है? अवधी, बुंदेली, बघेली या मेवाती? ठीक है, तो अब पश्चिमी हिंदी जो है, पश्चिमी हिंदी साथियों, उसमें मुख्य रूप से जो है पांच बोलियां आती हैं, पांच बोलियां है ना। तो कौन कौन सी? एक तो बुंदेली आ गई, क्या है? बुंदेली। उसके बाद आ जाती है ब्रज, ब्रज भाषा। ठीक है, फिर कन्नौजी भी आ जाती है पश्चिमी हिंदी में। खड़ी बोली, खड़ी बोली भी आ जाती है उसमें, क्या नाम कहते हैं, पश्चिमी हिंदी में। और कुछ हद तक हरियाणवी भी आ जाती है पश्चिमी हिंदी में। ठीक, अब इसके अलावा जो बची है यहाँ कौन सी? आपकी अवधी। ठीक है, और उसके बाद अवधी, बघेली, ये दोनों भाषाएं कौन सी हैं? ये पूर्वी हिंदी की भाषा है, पूर्वी हिंदी। ठीक है, और जो मेवाती है, मेवाती है आपकी राजस्थानी हिंदी की, राजस्थानी हिंदी ना, मेवाड़ सुना होगा आपने, मेवाड़ से मेवाती बना, राजस्थानी हिंदी। तो हमारा फिलहाल उत्तर जो है बुंदेली इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्थ के अनुसार वाक्य का भेद नहीं है। ठीक है, तो अर्थ के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं साथियों। ठीक है, कौन कौन से? एक तो होता है विधानवाचक, ठीक है, विधानवाचक वाक्य। दूसरा हो जाता है निषेधात्मक वाक्य। तीसरा हो जाता है एक प्रश्नवाचक वाक्य। उसके बाद आज्ञावाचक वाक्य हो जाता है, विस्मयादिबोधक वाक्य हो जाता है, फिर इच्छावाचक वाक्य और संदेहवाचक वाक्य, लास्ट होता है संकेतवाचक, संकेतवाचक। ठीक, ये तो जो है वाक्य के प्रकार हो गए यहाँ पर। ठीक है, अर्थ के अनुसार। और इसके अलावा अलावा ये जो होते हैं वो होते हैं आपके रचना के आधार पर, रचना के आधार पर भी तीन भेद होते हैं, तीन प्रकार होते हैं वाक्य के। ठीक है, दो, वाक्य के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? अर्थ के आधार, अर्थ के अनुसार और रचना के अनुसार। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द मीनिंग और अकॉर्डिंग टू देयर क्या कहेंगे उसे, स्ट्रक्चर कह सकते हैं, रचना के आधार पर। तो अर्थ के आधार पे 8 है और रचना के आधार पे 3। ठीक है, जो संयुक्त वाक्य होते हैं, मिश्रित वाक्य और सरल वाक्य, ये तीन जो होते हैं ये रचना के आधार पे होते हैं। अब ये पूछा सरल वाक्य, अर्थ के अनुसार वाक्य का भेद नहीं है। देखो, विधि वाक्य, विधि, ठीक है, ये कौन सा है? मैंने बताया था अभी, अर्थ के अनुसार है। निषेध वाक्य, ठीक है, निषेधात्मक बताया था वो भी, प्रश्नवाचक भी बोला था, ये तीनों हो गए। अभी मैंने बोला कि सरल वाक्य हो गया, संयुक्त वाक्य हो गया और मिश्रित वाक्य हो गए, ये जो है रचना के आधार पर वाक्य के विभिन्न प्रकार हैं। तो सरल वाक्य जो है ये रचना के आधार पर है, इसलिए जो है ये अलग है, इनसे भिन्न है। तो ये ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैननो ही सब बात। ठीक है, तो जो है नायिका और नायिका का वर्णन है यहाँ पर। तो दिखा रखा, मतलब कहते हैं, कहते हैं, और उसके बाद गुस्सा होते हैं, नाटक करते हैं, रिझत, फिर झूठा गुस्सा दिखाते हैं, रिझाते हैं, फिर खिजत, झूठा गुस्सा दिखाते हैं, मिलते हैं, फिर हंसते हैं, खिलखिलाते हैं, और लजियात, फिर ये सोच कर कि सब लोग हमें देख ले रहे होंगे, फिर शर्माते हैं। तो भरे भवन में करते नैना हुई सब बात, तो आंखों आंखों में ये नायक और नायिका जो है आपस में बात कर रहे हैं। तो ये पंक्ति किस कवि की है कहा जा रहा है? तो किसके साथ ये? यह है गागर में सागर भरने वाले वो हैं कविवर बिहारी। ठीक है, बिहारी लाल जो है वो थे ये, उनके द्वारा बिहारी जो सतसई लिखी गई है उसमें है ये, रीतिकालीन कवि थे ये। ठीक है, तो बिहारी का है ये गागर में सागर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नक्शे को वर्णन करने वाले कवि हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। संत काव्य में निर्गुण शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? निर्गुण, निर्गुण क्या है अर्थ है? गुणों से गुणों से परे होना। तो गुणों से परे होना जो तो सही है। ठीक है, गुणों से मुक्त होना, गुणों में बंधा होना, और ये गुणों से आ, ये ऑप्शन ही समझ में नहीं आ रहा मुझे। खैर, गुणों से परे होना, तो परे होना जो है
निर्गुण का वो है, निर्गुण माने जो भी गुण है उनसे परे हो जाना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट पर। अब बात करेंगे हम इंग्लिश सब्जेक्ट पर, ठीक है साथियों। तो इंग्लिश में हमने जो है 5 पिछले वीडियो में कर लिए थे, यहाँ पर से आते हैं। वैसे ये कर लिया था हमने, फोनोलॉजिकली द नंबर ऑफ सेमी वॉल्स इन इंग्लिश इज 2 किया था ना, 2 किया था इसका उत्तर। तो जो बताया था मैंने कि आपको वाई एंड डब्ल्यू आर द टू, उनको सेमी वॉल्स कह सकते हैं, ठीक है। अ डिसऑर्डर रिलेटेड टू लैंग्वेज कंप्रिहेंशन इज, ठीक है। भाषा संबंधित से जो संबंधित विकार है वो कौन सा है? तो कौन सा है साथियों? अफेजिया, अप्रेक्सिया, डिसलेक्सिया, जो भी है, अफेजिया इज द राइट आंसर, इज द राइट आंसर, ठीक है। आप इसे ध्यान से, भाषा संबंधी विकार है, इसमें भाषा पढ़ नहीं पाता बच्चा, लिखने में भी दिक्कत होती है उसे, और उल्टा समझता है और आधा अधूरा उत्तर देता है। ये सब फिजिया के जो है सिम्टम्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्शन। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन फॉर द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन, ठीक है। तो द टीचर सेड टू हरी, वाई डिड यू नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे, ठीक है। तो टीचर ने जो हरी से कहा कि तुम कल स्कूल क्यों नहीं आए थे भाई। तो अब इसको क्या करना है? द टीचर आस्क्ड हरी वाई ही वॉज नॉट कमिंग टू स्कूल द प्रीवियस डे, नहीं ये नहीं बनेगा। द टीचर आस्क्ड हरी वाई डिड ही नॉट कम टू स्कूल द प्रीवियस डे, ये भी नहीं हो रहा। द टीचर आस्क्ड हरी वाई ही हैड नॉट, क्या आ गया? हैड नॉट कम टू स्कूल द प्रीवियस डे, सी इज द राइट आंसर, ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, इसके वर्ब की करेक्ट फॉर्म रखनी है यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? शी स्वेप्ट द फ्लोर व्हेन शी सडनली सॉ अ स्कॉर्पियन, नहीं स्वेप्ट नहीं आएगा, क्योंकि उसने मतलब झाड़ू लगा लिया था जब उसने वो देखा, लगा ऐसा नहीं आएगा। वॉज स्वीपिंग, शी स्वीपिंग, हाँ झाड़ू लगा रही थी। द फ्लोर व्हेन शी सडनली, जब उसने अचानक हो देखा आ स्कॉर्पियन, ठीक है। तो जो है ये इसका सही उत्तर आ रहा है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, चूज द करेक्ट प्रिपोजिशन फ्रॉम द चॉइसेस गिवन। नेचर इज सेल्डम लेविश डैश हर इंटेलेक्चुअल गिफ्ट्स, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा? प्रकृति अपने बौद्धिक उपहारों को देने में क्या करती है? शायद ही कभी लेविस होती है। लेविस माने उदार, उदार माने दयालु, ठीक है, दयालु होती है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा विद, क्या आएगा? विद आएगा, विद हर इंटेलेक्चुअल गिफ्ट, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, फाइंड द सेंटेंस विच इज इनकरेक्ट। उस सेंटेंस को ढूंढो जो कि जो है गलत है। वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, ठीक है। तो जो पाप की कमाई है उसका, पाप की कमाई क्या है? मृत्यु है, ठीक है। टाइम एंड टाइड वेट फॉर समवन, समय और जो टाइड है आपका, टाइड माने एक तरीके का ज्वार, जो ज्वार भाटा नहीं होता है, टाइड कहते हैं। तो जो है वो किसी का इंतजार करते हैं, यही गलत हो रहा है। वो समय और वो किसी का इंतजार नहीं करते हैं। टाइड आर नॉट वेट फॉर एनी वन ना, टाइम एंड डेट टाइड, ये लिखा वेट फॉर समवन, तो ये गलत हो गया, ऑप्शन बी। फायर एंड वाटर डू नॉट एग्री, ठीक है, ठीक हो गया, ये भी मुहावरा जो है सही लग रहा है। आग और जो पानी जो है एक साथ नहीं रह सकते। ब्रेड एंड बटर इज हिज ओनली फूड, तो ठीक है, रोजी रोटी उसका एकमात्र भोजन है। यहाँ पर ये बी जो है ये गलत है, ठीक है। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अब चलेंगे विज्ञान और गणित में। तो विज्ञान और गणित में हमने 5 सवाल कर दिए थे पहले के, 95 तो यहाँ तक, 96 चलते हैं हम। तो यदि एन कोई 4 अंकों की संख्या है तथा x1 x2 x3 और x4 उसके अंक हैं, तब एन अपॉन x1 प्लस एक्स टू अपन प्लस x3 प्लस x4 का महत्तम मान क्या है? तो आप निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत आएगी तो बताइएगा। तो साथ ही 1000 इसका आंसर है, ऑप्शन ए। अगर आपको कैसे निकाला, क्या निकालना है जानना हो तो कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा कमेंट। नेक्स्ट है 97,
एक्स स्क्वायर में 4√3 x + 9 के गुणनखंड है। ठीक है, तो गुणनखंड कौन से हैं ये देख लीजिएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये सब हम इसलिए कर रहे हैं कि टाइम हमारे पास ज़्यादा नहीं है साथियों, सितंबर में एग्ज़ाम है, तो हम इतने जल्दी जल्दी जो है कोर्स पूरा करना है। अभी तो एक क्वेश्चन पेपर ही सॉल्व कर रहे हैं। तो एक बहुभुज के अंतःकोणों का योग 2160 डिग्री है। बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होगी? 14, 12, 13 या 15? तो जो है देख निकाल लीजिएगा। आंसर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 14 है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि किसी समकोणिक समांतर षटफलक के शीर्षों, कोरों और पार्श्व फलकों की संख्या को क्रमशः वी, ई और एफ द्वारा निर्दिष्ट किया जाए, तब वी, ई, एफ का मान होगा कितना होगा? तो 2 होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कैसे होगा ये आप निकाल लीजिएगा। अगर नहीं आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा साथियों, मैं उसे फुर्सत मिलने पे निकाल के आपको बता दूंगा। उस त्रिभुज की अंतःवृत्त की त्रिज्या जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर हो, तो उसकी जो है अंतःवृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 या 1, तो निकाल लीजिएगा। आंसर है 1 सेंटीमीटर। ठीक। चलते हैं अगले विषय की ओर। अगला है हमारा सामाजिक विज्ञान। पिछले वीडियो में हमने 95 तक कर लिए थे सवाल। ये वाला, निम्न में किसने भारत और सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे? तो वो हमें मिले नहीं थे, इंडो ग्रीक लोग जो, तो इसमें कुषाणों ने किया था, बताया था मैंने आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नांकित में से वह कौन सा शासक था जिसने द्वितीय सदी ईस्वी में सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया था? ध्यान रखिएगा, पुनर्निर्माण साथियों। ठीक है, तो सुदर्शन झील जो थी, ये सुदर्शन झील ना, ये जो है गुजरात की जूनागढ़ में स्थित है। गुजरात में कहाँ है? गुजरात में कहाँ? जूनागढ़ में। जूनागढ़। ठीक है, तो वहाँ स्थित है। इसका निर्माण जो मूल रूप से किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, अब लगभग 150 ईस्वी में जब है एक भयंकर तूफान आया, तो तूफान ने झील के बांध को तोड़ दिया। तो उसके बाद जो है रुद्रदमन ये ने अपनी प्रजा पर कोई अतिरिक्त खर्चा भी नहीं होने दिया, सीधे अपने ही पैसों से जो है इसकी मरम्मत की और जो है इसका पुनर्निर्माण करवाया। क्या करवाया? पुनर्निर्माण करवाया। तो ये पूरी घटना जो है रुद्रदमन के प्रसिद्ध जूनागढ़ शिलालेख जो है उसका, जूनागढ़ शिलालेख यहाँ का जो मैंने बताया था अभी, गुजरात के जूनागढ़ में है, तो जूनागढ़ शिलालेख जो है वहाँ पर आपका रुद्रदमन का शिलालेख है। तो उसमें सारी बात बताई गई है कि कब किया, क्या किया करके। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों। निम्नलिखित में से किस जातक कथा में बुद्ध को उनके पूर्व जन्म में चांडाल के रूप में पहचाना गया है? तो ये जो है वो है मातंग जातक। क्या है? मातंग जातक। जातक कथाएं थी ना ये बौद्ध धर्म में। तो जो मातंग जातक है, इस जातक कथा में जो है, जो बुद्ध हैं, वो तो अपने पूर्व जन्म में एक चांडाल के रूप में उन्होंने जन्म लिया था, जिनका नाम मातंग था। तो जो जो उनकी कहानी थी मातंग जातक, ये कहानी दरअसल मुख्य रूप से जातिगत भेदभाव जो होते थे उनको मिटाने के लिए और सामाजिक असमानता को दूर करने के लिए और इस प्रकार के विचारों पर प्रहार करती है। तो इससे जो है किसी व्यक्ति की महानता उसके जन्म से नहीं बल्कि उसके कर्मों और गुणों से तय होती है, ऐसा ये कहानी बताती है। ठीक है, तो आंसर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किन नदियों के मध्य रायचूर दोआब स्थित है? तो जो रायचूर दोआब है साथी, रायचूर दोआब ना, ये एक त्रिकोणीय क्षेत्र है। क्या है? त्रिकोणीय क्षेत्र है, जो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तो इन राज्यों के बीच में स्थित है। दोआब शब्द जो लिखा है इधर देखो आप, दोआब ना, तो दोआब जो है इस शब्द का अर्थ होता है दो नदियों के बीच की जमीन। ठीक है, दो नदियों के बीच की जमीन। ठीक, मान लेते हैं ऐसे नदी मान लेते हैं, ये एरिया, ये जमीन, ये दोआब क्षेत्र हो गया। ठीक है, तो दोआब क्षेत्र जो कि बहुत उपजाऊ होता है ना, इसमें जो है उत्तर में कृष्णा नदी, उत्तर में कृष्णा नदी है, और दक्षिण में जो है इसके तुंगभद्रा, तुंगभद्रा, ये दो नदियां हैं। ठीक। ठीक है, इनके बीच में ये जगह घिरा हुआ दोआब क्षेत्र। ठीक, तो इतिहास में जो है इस समृद्ध क्षेत्र पर नियंत्रण करने के लिए पहले
विजयनगर साम्राज्य और बहमनी सल्तनत के बीच कई प्रसिद्ध युद्ध भी हुए थे ना, जैसे कि बहमनी विजयनगर युद्ध के नाम से जाना जाता है। रायचूर का प्रसिद्ध युद्ध यहाँ हुआ था। इसके अलावा तालीकोटा का युद्ध हुआ था। ठीक है, इस प्रकार के कई युद्ध यहाँ हुए थे। तो कृष्णा और तुंगभद्रा नदी है वो कहाँ है, द्वादशी थे कृष्णा और तुंगभद्रा, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मुगल काल में वह भूमि का प्रकार था जिसे 3-4 वर्षों तक बिना खेती के छोड़ दिया जाता था। तो होता था क्या कि आपका ये जो सम्राट अकबर थे, हमारे अकबर ना, उनके शासनकाल के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली ने कर दरों का निर्धारित करने के लिए खेती की आवृत्ति के आधार पर भूमि को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया था। कितनी श्रेणियों में? 4 श्रेणियों में। तो उन श्रेणियों में पहला जो पोलज है, ये पोलज जो है ये इस पर हर साल लगातार खेती होती थी, पर ईयर खेती होती रहती थी, मतलब रुकती नहीं थी इस पर खेती, पोलज पर। ठीक। उसके बाद अगर पड़ौती को देखा जाए तो ये भूमि वो थी जिसे 1 या 2 वर्ष के लिए बिना खेती के छोड़ दिया जाता था, खेती विद इन 2 ईयर्स। ठीक है, 2 साल बाद होती थी खेती, खेती आफ्टर 2 ईयर्स या विद इन 2 ईयर्स। ठीक। उसके बाद तीसरी जो थी चाचर, तो ये वो भूमि थी जिसे 3 या 4 सालों के लिए छोड़ दिया जाता था। ठीक है, आफ्टर 3 to 4 ईयर्स। उसके बाद एग्रीकल्चर, इसमें खेती कृषि कार्य होता था। ठीक है, और जो भांगर है, ठीक है, तो ये भांगर जो है एक तरीके का इसे बंजर भूमि भी कह सकते हैं। तो ये 5 साल या उससे अधिक समय तक बिना खेती के छोड़ी गई भूमि होती थी, भांगर या बंजर भूमि। ठीक है, तो अब इसे पूछा जा रहा है 3 या 4 वर्षों तक बिना खेती के छोड़ दिया जाता था, तो किसे अभी बोला हमने? चाचर को। किसे बोला? चाचर। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगर पूछा जाता कि हमेशा खेती जिसमें होती थी तो हर साल, ये पोलज हो गया। जिसमें 2 से 3 साल छोड़ा जाता था, पड़ौती हो गया। 3 से 4 साल छोड़ा जाता था, चाचर हो गया। और 5 से ऊपर साल छोड़ा जाता था, बंजर भूमि, भांगर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, निम्नलिखित में से किस पुस्तक का मुगल काल में रज़्मनामा के नाम से अनुवाद किया गया? रज़्मनामा, रज़्मनामा जो होता है साथियों, वो होती है युद्ध की किताब। ठीक है, युद्ध की किताब है, वीर गाथाओं से भरी हुई। ठीक है, तो रज़्मनामा के नाम से अनुवाद किया गया किसका? देखो, रामायण का नहीं किया गया, योग वशिष्ठ नहीं किया गया, जो महाभारत, आप इससे आइडिया लगा सकते, रज़्मनामा के नाम से जो है मुगल काल में इसका अनुवाद भी किया गया है। किसे? महाभारत अपने आप में बहुत बड़ा महाकाव्य है। ठीक है, और रज़्मनामा के नाम से भी मुगलों में फेमस था, रज़्मनामा। ठीक, तो यहीं पर हमारी जो है वीडियो ये समाप्त होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल। मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।